शानदार। Hey, hello CMA Foundation students, welcome to the YouTube channel। आपके CMA Foundation दिसंबर 25 का अटेम्प्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से गया हो। आप लोग जिन्होंने आज एग्ज़ाम दिया है थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, आपने बहुत सारे महीने लगाकर मेहनत करके आज का पेपर दिया है और उसके बाद जब आपका माइंड एकदम शांत हो जाए तो जस्ट रेफर द आंसर की एंड चेक कि आपका स्कोर क्या जा रहा है CMA फाउंडेशन में। स्कोर मैटर करता है, जी हाँ, कहाँ मैटर करेगा, क्योंकि DCC आपको स्कोर बेसिस पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। तो देख लीजिए आप किस लेवल में फॉल कर रहे हैं और कितनी स्कॉलरशिप आपको CMA इंटर के लिए मिलने वाली है। हमारे स्टूडेंट्स का एग्जाम बहुत अच्छा गया। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके CMA फाउंडेशन के पेपर कैसे गए। और लेट्स स्टार्ट विद द आंसर की ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैं आपको इस वीडियो में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर नंबर 2 उसकी आंसर की बताने वाली हूँ एंड आई माई सेल्फ CA रितिका राठी। लेट्स कंटिन्यू विद द 51st क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मॉड्यूल के अंदर की लाइन से उठाकर दिया गया था, लेकिन ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स ने कैच किया होगा। इसमें लिखा है द एक्टिविटी विच इज कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द फाइनेंशियल डेटा। वो एक्टिविटी जो फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड और क्लासिफाई, दो ही बात की है, उससे आगे बात नहीं की है, तो इट इज बुक कीपिंग। और मैं आपको ये आपके मॉड्यूल के जहां पे लिखा हुआ है उसके साथ बता सकती हूँ कि आपके मॉड्यूल में स्पष्ट तौर पे लिखा गया है बुक कीपिंग के नीचे that it is the activity concerned with recording and classifying financial data in order of its occurrence। मतलब कुल मिला के एकदम सेम मॉड्यूल के बीच में से आंसर लिया गया था। 51st बुक कीपिंग। 52nd इनमें से अकाउंटिंग फ्रेमवर्क कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, बिजनेस फ्रेमवर्क नहीं है, बाकी तीनों है, आपने पढ़े होंगे अच्छे से। इनमें से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कौन सा नहीं है, तो अकाउंटिंग साइकिल नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। 54 एनुअल मेंटेनेंस फी जो आपको बार बार देनी पड़ती है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर हम देखेंगे 55 गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सोनू बट रोंगली एंटर्ड इन द रॉन्ग अकाउंट ऑफ सिमू। आपने सोनू से गुड्स परचेज किए, वो सिमू के अकाउंट में डाल दी, उससे नेम एरर है, कंपनसेटिंग एरर थी, इससे नो इफेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट आना था। 56 डैश इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। असेट, लायबिलिटी और इक्विटी के बीच के रिलेशन को समझाती है अकाउंटिंग इक्वेशन। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ऑन परचेज ऑफ ओल्ड फर्नीचर 57 2000 रुपए की फ्रेट चार्जेस परचेज करते वक्त लगा है, दैट शुड बी डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। 58 इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट BRS बनाने के दौरान काम नहीं आता है, तो बैंक पासबुक चाहिए रहती है, बैंक स्टेटमेंट चाहिए रहती है, कैश बुक का बैंक कॉलम भी काम आता है, पर ट्रायल बैलेंस का कोई लेना देना नहीं है। 59 इनमें से कौन सा रूल करेक्ट नहीं है, सो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट का रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट का रूल है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द लायबिलिटीज ये भी हम जानते हैं, तो डेबिट ऑल द इनकम एंड क्रेडिट ऑल द एक्सपेंसेस, ये उल्टा बोल रहा है, इनकम को क्रेडिट किया जाता है और एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है, तो ये गलत है डी वाला। ठीक है, फिर 60th क्वेश्चन, परचेज बुक क्या रिकॉर्ड करता है, गुड्स की क्रेडिट परचेज ओनली। 61 कहता है इक्विपमेंट क्रेडिट पे बेचा है मिस्टर अरोड़ा को, इक्विपमेंट यानी एसेट की बात हो रही है, जनरल जर्नल में आएगी ये ट्रांजेक्शन। 62 इनमें से कौन सी एसेट है जिसपे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, लैंड पे नहीं लगता है, ऑब्वियस। 63 प्रीपेड इंश्योरेंस, मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। 64 अगर किसी मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट है 1,26,000 और उस पर हर साल 10% पर एनम रिटन डाउन वैल्यू के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगता है, तो दूसरे साल का सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन आपसे पूछा था, 1,26,000 माइनस 10% आपके पास में जो वैल्यू आएगी आप उस पर 10% लगा देंगे, तो 11,340 आपको मिल जाएगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट। 65 अ सम ऑफ 2,50,000 वाज पेड एज कंपनसेशन टू एन एम्प्लॉय हु वाज रिट्रेंच्ड। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको मैं क्लास में भी मार्क करवाती हूँ कि एम्प्लॉय का आना जाना नॉर्मल बात है, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर अ बिजनेस, सो 65 का ए। फिर कहता है इनमें से ऐसा कौन सा बिल है जो ट्रेड ट्रांजेक्शन के बिना, अगर किसी ने विदाउट नहीं पढ़ा होगा तो उसने जरूर गलती की होगी, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए जिस बिल को लिखा जाता है दैट इज अकोमोडेशन बिल। ठीक है, 67 10,000 kg की टी आपने भेजी, 200 रुपए प्रति केजी के हिसाब से, मतलब हमने 10,000 किलो चाय दार्जिलिंग से बूंदी भेजी है और 200 रुपीज़ के हिसाब से उसकी कॉस्ट थी। फ्रेट इंश्योरेंस दो खर्चे किए हैं, 36,000 और 24,000, यानी इन टोटल 60,000 का खर्चा आपके कंसाइनर ने किया है। 200 kg ऑफ द टी लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट, और कब, रास्ते के अंदर ही हो गया है, तो हमें उसके 200 kg के लिए अमाउंट या कॉस्ट निकालनी थी कि लॉस की क्या अमाउंट लिखी जाएगी। तो पहले तो हम उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, 40,000 तो
वो हो गया, प्लस कंसाइनर के जो खर्चे लगे उनकी प्रोपोर्शनेट अमाउंट, तो कंसाइनर ने टोटल 60,000 का खर्चा किया 10,000 केजी के लिए, तो 200 केजी के ऊपर लगाए जाने वाला खर्चा प्रोपोर्शनेट होगा 1200। तो इन टोटल द आंसर विल बी डी ऑप्शन 41200। 68 व्हेन कंसाइनर सेंड गुड्स टू कंसाइनी, जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये इन परफॉर्मा इनवॉइस उसके साथ में भेजता है। 69 इनमें से कौन सा अकाउंट कंसाइनी डेबिट करता है गुड्स मिलने पर, आपके मॉड्यूल के पीछे ही दिया गया है, गुड्स अकाउंट वो होगा। 70 A joint venture with B purchased goods costing 5 lakh. B sold 80% of the goods for 6,25,000. Balance of the goods were taken over by B at cost less 20%. तो joint venture पे profit मैंने आपको काफी बार बताया है कि joint venture पे profit निकालने के लिए just prepare a small joint venture account जिसके अंदर initially 5 लाख का सामान आया, 80% सामान जो है वो 6,25,000 में चला गया, बैलेंस ऑफ द गुड्स यानी 5 लाख का 20%, 1 लाख का माल जो है वो 20% लेस के अंदर यानी कि 80,000 के हिसाब से वो लेकर चला गया, तो मैंने वो लिख दिया। बैलेंसिंग फिगर से मेरे पास में आ जाएगा उस जॉइंट वेंचर पे जो भी प्रॉफिट हुआ है। इंडिविजुअली हमसे पूछा नहीं है किसका कितना है, तो आंसर विल बी 2,05,000, ऑफ कोर्स करेक्ट। ओके 71 जॉइंट वेंचर अकाउंट का नेचर क्या होता है, नॉमिनल होता है। 72 अ बिल ऑफ एक्सचेंज वर्थ ₹9 लाख वाज डिस्काउंटेड बाय तनुज विद हिज बैंकर, तनुज ने डिस्काउंट करके 8,73,000 रुपए पहले ही ले लिए, और मेच्योरिटी के समय अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो क्या है, बिल बैंक के पास है, बैंक एक बार सारी लीगल कार्रवाई पूरी करेगा, तो बैंक उस तनुज के बैंक बैलेंस में से 1,200 रुपए के नोटिंग चार्जेस निकाल लेगा और 9 लाख की बिल की कीमत निकाल लेगा। आंसर विल बी 9,12,100, ऑप्शन डी। 73 डी ऑफ दिल्ली सेंड आउट सर्टेन गुड्स टू की ऑफ कोलकाता एट कॉस्ट प्लस 25%, गुड्स जो है वो भेजे जा रहे हैं कॉस्ट प्लस 25%, 50% of the goods received by K is sold at 3,52,000 at 10% above the invoice price. The invoice value of the goods sent out is, इसने बोला है कि ये जो गुड्स सेल हुए ये रिप्रेजेंट करते हैं 50% गुड्स को, और ये 10% अबव इनवॉइस प्राइस बेचे गए हैं, यानी ये 110 के बराबर है, तो मैं इनका इनवॉइस प्राइस निकाल लूँ, 3,52,000 का मैं इनवॉइस प्राइस निकाल दूं, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, डिवाइड करेंगे हम 110 से, तो हमें पता लगेगा कि ये जो है ये 3,20,000 का सामान था, और ये 50% रिप्रेजेंट करता है, तो जस्ट डबल भेजे होंगे, यानी 6,40,000 के गुड्स हमें भेजे हुए होंगे। ठीक है, 6,40,000 will be the invoice value of the goods sent out. 74 if opening capital, drawings and closing capital are given respectively, प्रॉफिट क्या था, तो देखिए ओपनिंग कैपिटल जो होती है ना, उसमें हम इस बार प्रॉफिट ऐड करते हैं, उसमें से ड्राइंग्स लेस करते हैं, हमें मिल जाती है क्लोजिंग कैपिटल। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल गिवन है कितनी है, 14 लाख, हमारे पास ड्राइंग्स है लेस 3 लाख, हमारे पास प्रॉफिट है नहीं है, हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है दैट इज 18 लाख। सो जस्ट डू अ रिवर्स कैलकुलेशन, 18 + 3 - 14, तो ये हमारे पास में इसका जवाब जो आएगा क्या आएगा, देख लीजिए, 7,74। 75 एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर द बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस को बैलेंस शीट में नहीं लेकर जाते, इनको हम ट्रेडिंग और P&L में डाल के खत्म कर देते हैं, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। 76 कहता है मार्शलिंग के परमानेंस अप्रोच में, मार्शलिंग कहते हैं बैलेंस शीट में ऑर्डर में जचाने को, मैंने बहुत डिटेल में डबल स्टार मार्क करवाया हुआ है ऑलरेडी इस पॉइंट को। मार्शलिंग के परमानेंस अप्रोच में फिक्स्ड एसेट को ऊपर लिखा जाता है और उसके बाद करंट एसेट्स आते हैं, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। 77 मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या हेल्प करता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालने के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। 78 fixed assets are disclosed in the balance sheet at original cost less depreciation till date, option D will be the answer, straightforward question। 79 value of closing inventory आपको निकालना है, आपको बिल्कुल आसानी से ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प करेगा। मैं बता दूं टेस्ट सीरीज में हर बार मैंने ये क्वेश्चन दिया है और लास्ट में आपकी डाउट क्लास लेते वक्त भी सॉल्व कराया था, मुझे नहीं लगता इस किसी का भी गलत हुआ होगा। देखते हैं एक बार, ओपनिंग इन्वेंट्री 2 लाख, सेल 10 लाख, परचेजेज 8 लाख, वेजेस 40,000, ग्रॉस प्रॉफिट बताया गया है 10 लाख का 25% यानी कि 2,50,000। तो हमारे पास में बैलेंसिंग फिगर से क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, लेट्स चेक, 8 और 2 10, 10 लाख, 12,50,000, 12,90,000 माइनस 10 लाख, तो 2,90,000 विल बी द आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इवन मैंने तो थोड़ा घुमा कर ही दिया था आपको।
88th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, इनमें से सोल प्रोप्राइटर का कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये नहीं बनाते, एनपीओ वाले लोग बनाते हैं, तो दैट वुड बी द आंसर। 81 लीजेसी, लीजेसी के बारे में बताया हुआ है आपको, ये कैपिटल रिसिप्ट होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड था ये भी। कैपिटल फंड का दूसरा नाम मैं आपको बहुत ज्यादा इसे हाईलाइट करके बताया करती थी, सो दैट वुड बी एक्यूमुलेटेड फंड, हम इसे जनरल फंड भी बोल दिया करते थे। नेक्स्ट 83, द बुक्स ऑफ गंगा वेलफेयर ट्रस्ट शो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इस साल आपको कितने सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए, 11250 एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2025, सो करंट ईयर का एडवांस वाज 15,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वाज 11250 लेस 15,000, इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी अमाउंट आएगी, लेट्स चेक। सिंपल था, हमने तो इससे हार्ड हार्ड क्वेश्चन किए हुए हैं, तो ये भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या आंसर आ रहा है इसका। ऑफ कोर्स ये जिन्होंने भी किया उनका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओनली आइटम्स ऑफ रेवेन्यू nature pertaining to the period of accounts, option D. Which of the following is regarding receipt and payment account, receipt and payment account के बारे में ये बात एकदम सही है कि ये summary of cash book होती है 85A। 86 cost are often measured in terms of product or service to a hotel guest or sale territory, इसका आंसर कॉस्ट यूनिट होगा, होटल गेस्ट मतलब होटल में पर गेस्ट की कैलकुलेशन होगी, उस अकॉर्डिंग हम कॉस्ट यूनिट मान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया गया, फॉर्मुलेट्स लिखा था, इशू नहीं लिखा था। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता कौन है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाता है, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। मैंने क्लास में हमेशा इस बात पे फोकस किया है कि इशू कौन करता है और बनाता कौन है, इस बात पे गौर फरमा कर रखिए। 88 इनमें से कौन सा कॉलेजेस के लिए सूटेबल मेथड है, ऑफकोर्स ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। 89 द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ होल आइटम ऑफ कॉस्ट और ऑफ रेवेन्यू टू अ सिंगल कॉस्ट यूनिट सेंटर, मतलब असाइन करना, दैट इज एलोकेशन। ठीक है, एलोकेशन और अपॉर्चनमेंट में डिफरेंस हम पढ़ते हैं, एलोकेशन। 90th इनमें से कौन सी इररिकवरेबल कॉस्ट है, संक कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट किसका पार्ट बनती है, फैक्ट्री ओवरहेड का, वर्क्स ओवरहेड उसका दूसरा नाम है, ऑप्शन डी। कौन से ईयर में कॉस्ट ऑडिट मिला, इंडियन कंपनीज एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया, सो 1968 में कॉस्ट ऑडिट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। 93 क्वेश्चन, इस फॉलोइंग डेटा से आपको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ प्राइम कॉस्ट निकालनी है। प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल है 1,20,000, डायरेक्ट लेबर है 20,000, फैक्ट्री ओवरहेड है 35,000, जिसका प्राइम कॉस्ट निकालने में कोई लेना देना नहीं है। चार्जेबल एक्सपेंसेस है 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो मैं क्या ले लूंगी, 1,20,000 का डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर 20,000 और चार्जेबल एक्सपेंसेस दैट इज 50% ऑफ द डायरेक्ट लेबर यानी 10,000, सो 120 + 20 + 10 इट इज 1,20,000 प्लस 20,000 प्लस 50% ऑफ द डायरेक्ट लेबर 10,000, तो ये टोटल कितना हो रहा है, 1,50,000। ये हो गया। जिन लोगों ने आंसर सही नहीं पढ़ा होगा उन्होंने फैक्ट्री कॉस्ट की कैलकुलेशन कर दी होगी, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है कि प्राइम कॉस्ट पूछी है, जस्ट शब्दों का खेल था। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल कॉस्ट ड्राइवर का है, तो कॉस्ट ड्राइवर मैंने बुक में ऑलरेडी मार्क किया हुआ है उस टेबल को, सेटअप आवर्स, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। 95 नेचर ऑफ प्रोडक्शन, हम लोग चार्ट बनाते हैं आपकी यूनिट नंबर 4.4 के अंदर, उस चार्ट के अंदर बिल्कुल लास्ट वाला पोर्शन जिसको 5 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है एज पर CAS1, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। फिर कहता है सीक्वेंस कॉस्ट शीट का, ये वही सीक्वेंस है वो कॉस्टिंग एंथम जिसको पढ़ के हमने पूरा साल मतलब अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। सो सीक्वेंस रहता है प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। 97 इनमें से आपको अमाउंट ऑफ परचेज निकाल के देनी है, आपको काफी चीजें दी गई है। रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया गया है जिसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेट्स पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूलाज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस तो मेरे पास नहीं है, परचेज ही मुझे निकालनी है, सो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक एंड द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज 127200। लेट्स डू द रिवर्स कैलकुलेशंस एंड फाइंड द एक्स। 127200 प्लस 21,600, 127200 प्लस 21,600 माइनस 14,400, 134400। 98 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 कहानियों से याद किया है, पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट। 99 बजट के बारे में बात की है, 4.2 यूनिट से एक क्वेश्चन आया, जितने नोट्स मैंने आपको बनवाए थे उतने सफिशिएंट थे। बजट क्या होता है, बजट एक फाइनेंशियल एंड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसको पीरियड से पहले बनाया जाता है, प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव्ड टू अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम and prior to definite period of time, of course budget are formal quantification of the plans of management, both the statements are true। 100 इनमें से कौन है, कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड है जो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंशिएट करता है, ऑफ कोर्स नोट्स में से था मार्जिनल
यस। अब आप लोगों में से वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग की मैराथन को मतलब जो मैंने ऑलरेडी डीसीसी के यूट्यूब चैनल पे डलवाई हुई है उसको रेफर किया था, तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट्स आपका एग्जाम कैसा गया और बताइए उस मैराथन से बाहर क्या आया। क्योंकि उस मैराथन की शुरू में मैं ये बात कह देती हूँ कि मैं ये मान के चलती हूँ आपके 15 क्वेश्चन में एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा। दैट नोट्स वुड बी 100% सफिशियंट। और ये मैं किस अनुभव पे कह रही हूँ, मैंने अभी तक जो भी एक्सपीरियंस आपके ट्रेंड एनालिसिस, पास्ट पेपर्स, आपके स्टडी मटेरियल, इन सबको देख के जो किया है उस अनुसार। तो मिलते हैं इंटर में। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।